तो आज हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे। तो हमने पहले बाइनोमियल कर लिया है। आप मैंने आपको एक एग्जांपल भी बता दिया जिसमें बाइनोमियल को रिवाइज हो गया होगा आपका कि बाइनोमियल में क्या होता है। अगर मेरा x एक रैंडम वेरिएबल, इट इज एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, वो भी डिस्क्रीट। बाइनोमियल में हमारा जो रैंडम वेरिएबल होता है वो डिस्क्रीट होता है। तो हम ये कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू से r इज NCR, जहाँ पे n मेरे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, p मेरी प्रोबेबिलिटी है ऑफ सक्सेस 1 माइनस पी टू द पावर n माइनस r। कहाँ से वेरी करेगा? 0 1 से लेकर n तक। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब पॉइजन में आते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है? अब हमें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए भी क्यों चाहिए? क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी एक्टिविटी हो रही है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो बाइनोमियल ही शुरू कर दे, ऐसा ज़रूर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करना शुरू कर दे, इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो हम क्या बोलते हैं? अब x मेरा रैंडम वेरिएबल है। पहली बात है ये बताओ रैंडम वेरिएबल क्या होता है? मैंने बताया था रैंडम वेरिएबल क्या होता है। क्या होता है भाई? कॉपी में देखो, चेक करो क्या होता है, अगर आपने लिखा था तो। बताओ, चेंज हम देखते हैं, चेक करो, देख के बताओ क्या बताया था। बिना पता कि डिस्ट्रीब्यूशंस को पढ़ना तो बेकार बात है। मैम जब फंक्शन एस डोमेन से रियल पर डिफाइंड होता है। फंक्शन होता है एक, और बच्चे देखें क्या होता है, चेक करो। इसमें रियल वैल्यू फंक्शन होता है जो डोमेन जो है उसमें सैंपल आ जाता है। तो रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन ही होता है। फंक्शन कैसा होता है? x से लेकर r तक, मतलब इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। r मतलब रियल लाइन तक जाता है। फॉर एग्जांपल जब मैंने टॉसिंग ऑफ अ कॉइन की बात की थी तो हमारे पास टोटल सैंपल्स, x मतलब सैंपल्स है, सॉरी s नहीं, तो फंक्शन है। मैं इसको x फ्रॉम s टू r भी बोल सकती हूँ। s इज माई सैंपल स्पेस। तो अगर मैं टॉसिंग ऑफ अ कॉइन की बात करती हूँ तो फिर हेड एंड टेल मेरे सैंपल के एलिमेंट है, x मेरा रैंडम वेरिएबल है। जनरली हम x से डिनोट करते हैं। और अगर मैं एक कोई इवेंट की बात कर दूँ कि भाई कहीं भी कोई भी इवेंट हमारा आता है, कि सपोज हम सिंपली इतनी बात करते हैं कि नंबर ऑफ से 2 कॉइन्स टॉस हो रहे हैं, हेड टेल टेल हेड टेल टेल। इससे में भी आपको ज़्यादा समझ आया। तो हम क्या बोल रहे हैं? x ऑफ HH, मतलब मैं एक इवेंट ऐसा बना दूं कि हमें नंबर ऑफ हेड्स की बात करनी है कि भाई कितने नंबर ऑफ हेड्स आए, दैट इज व्हाट वी वांट टू नो। तो x ऑफ HH क्या होगा? क्या होगा? नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं HH में? अगर मैं 2 कॉइन्स टॉस करती हूँ तो कितने भाई? मैम कितने? 3 है मैम 1/4 आई एम नॉट आस्किंग द प्रोबेबिलिटी, आई एम नॉट आस्किंग यू द प्रोबेबिलिटी। मैं ये पूछ रही हूँ कि नंबर ऑफ एग्स, रैंडम वेरिएबल क्या बताता है? रैंडम वेरिएबल आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके नहीं देता है। रैंडम वेरिएबल आपका एक फंक्शन है सैंपल स्पेस से r तक का, रियल लाइन तक का, जो ये कहता है कि नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं। मतलब अगर मैं अपना एक सैंपल रैंडम वेरिएबल डिवाइन ही ऐसा कर रही हूँ कि जो नंबर ऑफ हेड्स बताए, तो x ऑफ HH 2 होगा। प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा है मैंने, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी जरूर, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 हम बोल देते हैं कि 1/2 इंटू 1/2 विच इज 1/4। बट आई एम नॉट आस्किंग यू द प्रोबेबिलिटी। मैं आपको सिंपल रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना बता रही हूँ कि एक सैंपल्स, एक फंक्शन होता है सैंपल स्पेस से रियल लाइन का। तो HH 2 होएगा, HT क्या होगा? मैम ये भी 2 1 होगा। इसमें कितने हेड्स हैं? एक ही तो हेड है, ठीक है। XTH क्या होगा? 1 XTT क्या होगा? 0 0 मतलब इट इज टेलिंग यू द नंबर ऑफ हेड्स
ये मुझे प्रोबेबिलिटी नहीं बताता है। प्रोबेबिलिटी तो हम ये पी से बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, मतलब जब मेरा रैंडम वेरिएबल 2 वैल्यू ले रहा है तो क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आपको पहले तो रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा भाई वो होता क्या है। इट इज अ फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, सैंपल स्पेस से r तक का। अगर मैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 की बात करूं तो मुझे ये दोनों केसेस कंसिडर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या होगा वैसे x इक्वल टू 1, 2/4 हो जाएगा। 2/4 हो जाएगा। क्यों, पहले इसकी बात करेंगे 1/4 सॉरी 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1 होगा, किया हुआ है। 1/4 और फिर प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 की बात करें तो मैम 1/4 हो जाएगा इसमें। 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4, ठीक है। x इक्वल टू 0 मतलब मेरे पहले वाला जो मैंने कॉइन टॉस किया उसमें भी टेल आए, दूसरे में भी टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ, दैट्स इट, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल ये याद रखना है कि एक फंक्शन है। अगर आपको रैंडम वेरिएबल ही नहीं पता तो आप डिस्ट्रीब्यूशंस की बात कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ओके। तो ये अभी तक तो हमने सिर्फ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात की और अभी जो मैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगी वो भी डिस्क्रीट पे ही बात होगी। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हम बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, x मेरा एक रैंडम वेरिएबल है, कैसा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, और हम बोलते हैं कि x फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर। आपकी बुक m से लेती है, जनरली बुक्स लैम्डा से बात करते हैं। x इक्वल टू r क्या होगा, e टू द पावर माइनस m टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, जहां पे मेरा r कहां से कहां तक है, 0 1 2 एंड सो। अब इसमें और बाइनोमियल में क्या अंतर है, हम उसमें एनसीआर ले रहे थे ना। बिल्कुल इनसे फॉर्मूला तो अलग ही है, वो तो कोई डाउट की बात नहीं है, लेकिन उसमें कितने ट्रायल्स थे, टोटल ट्रायल्स कितने थे, नंबर ऑफ ट्रायल्स n थे। और हम क्या बोल रहे थे, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r इज NCR p टू द पावर r 1 माइनस p टू द पावर n माइनस r, जहां पे मेरा p क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस था। r कहां से वेरी कर रहा था, 0 1 2 एंड सो ऑन, यही था। n टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स से, यही चीज अभी जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई है, इसमें ये था 0 से लेकर n था। r की वैल्यू इसमें 0 से लेकर n वेरी करती है। दूसरी यहाँ पे क्या हो रहा है, r की वैल्यू कहाँ वेरी करी है, 0 1 2, मतलब इसमें जो मेरा रैंडम वेरिएबल है वो सिर्फ n पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। यहाँ पे तो मैंने कुछ n लिया ही नहीं है, मैंने टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स की बात नहीं करी अभी, मैंने कुछ m लिया है बस। और मैं ये कह रही हूँ कि x मेरा r वैल्यू जब लेगा तो मेरी प्रोबेबिलिटी ये होगी। अब इस m का क्या मीनिंग है, मतलब ये पैरामीटर m है तो इसका क्या मीनिंग है और ये आया कहाँ से है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जनरली मैं इसकी डेरिवेशन बाद में करूंगी, बट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो निकल के आता है वो बाइनोमियल से ही निकल के आता है। होता क्या है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए लिमिटिंग केस, इट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल। मतलब लिमिटिंग मतलब कि जब मेरे जो मेरे नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, ये किस केस में पॉइजन लगाते हैं हम, जब हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब जो n है वो इन्फिनिटी पे चला जाए। दूसरी चीज जो मेरी प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब जिसको मैं p से डिनोट करती हूँ, वो मेरा 0 पे चले जाए। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे इन्फिनिटी पे जाए, मतलब एज द नंबर ऑफ ट्रायल्स गोज हाई, मतलब जितने ज्यादा हाई होंगे, देखो इन्फिनिटी मतलब एक तरीके से समझ लो, अगर मैंने कॉइन टॉस किया है 2 बार कॉइन टॉस कर रही हूँ तो ये 2 टाइम्स हो गया, n is 2, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स करने 2। अब मैं 100 टाइम्स ट्रायल टॉस करूँ तो 100, 1000 करूँ तो 1000, मतलब जैसे ही मेरा n बढ़ता जाएगा, तो जैसे ही मैं इनफाइनाइट भाई मैं करती ही जा रही हूँ, कॉइन टॉस करते ही जा रही हूँ, तो मेरा n किस पे जा रहा है, इन्फिनिटी पे। तो ये इसका मीनिंग ये है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स गोज टू इन्फिनिटी, एट द सेम टाइम जो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है p है वो 0 पे जा रही है। बट
तीसरी चीज क्या कहते हैं, जो ये एज n गोज टू इंफिनिटी एंड p गोज टू 0, ये जो n इंटू पी प्रोडक्ट है वो मेरा एक कांस्टेंट होगा और यही मेरा ये m होगा। जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैरामीटर है m, जो m आपकी बुक लेके चलती है, n इंटू पी इज अ कांस्टेंट, कि मतलब ट्रायल्स मेरे, तो एज n गोज टू इंफिनिटी एंड p गोज टू 0, मैं n इंटू पी जब मेरा कांस्टेंट वैल्यू लेने लगता है, ठीक है, जब एज, तो हम n इंटू पी जब हमारा m है, तब हम कहते हैं कि ये जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेरा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। n इंटू पी कॉन्स्टेंट का क्या मतलब है भाई, मैं n बढ़ाती जाऊँ, n की वैल्यू 1000 है, p की वैल्यू कुछ है, ठीक है, लेकिन मेरा n इंटू पी कुछ वैल्यू आएगा। अब जैसे ही मेरी n की वैल्यू बढ़ी और मैं चाहती हूँ n इंटू पी कॉन्स्टेंट हो, मतलब p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। क्यों 0 क्यों होनी चाहिए, कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0 हो जाए, n इंटू पी फिर तो 0 हो जाएगा। मैं कह रही हूँ मुझे क्या चाहिए, n बढ़ता जाए और एट द सेम टाइम n इंटू पी कॉन्स्टेंट होता जाए। कब होएगा, सपोज मेरी n की वैल्यू 1000 है, ठीक है, p की वैल्यू मान लो 1/2 है, तो n इंटू पी क्या है, क्या हो गया n इंटू पी 500। अब मैं बोल रही हूँ मेरे ट्रायल्स बढ़ गए हैं, n की वैल्यू मेरी हो गई है 10,000 और मुझे एट द सेम टाइम ये चाहिए कि मेरा n इंटू पी कॉन्स्टेंट रहे, तो p की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, घटेगी। घटेगी, घटेगी बिल्कुल। मैम। n इंटू पी, अभी भी मुझे 500 चाहिए, तो p की वैल्यू क्या होगी, 500 अपॉन 10,000, यही हुई, ये दोनों तो कट गए, तो 1/20, मतलब मेरी p की वैल्यू कम हो गई। तो मतलब जैसे n गोज टू इंफिनिटी, p गोइंग टू 0, कोई ये नहीं कह रहा है कि p की वैल्यू 0 हो रही है, नहीं, हम अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0 ही बोल देते हैं तो हमें चेक करना ही क्या है, p अगर मेरा 0 ही हो जाता है तो मेरे को सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालने का कोई मीनिंग है, कोई भी मीनिंग नहीं है। तो बस हमें ये देखना है कि एज n गोज टू इंफिनिटी p गोइंग टू 0, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, n इंटू पी मेरी कांस्टेंट वैल्यू लेता है और वही वैल्यू m होती है, और यही वैल्यू जो होती है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r में, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में e टू द पावर m टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, जहाँ पे r की वैल्यू क्या है, देखो बाइनोमियल में क्या होता था, r की वैल्यू 0, 1, 2 से लेकर n रहती थी, अब तो पॉइसन में क्या रहा है, n इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो r की वैल्यू हमने कहीं रोकनी नहीं है, r कहीं भी चलता जा रहा है, 0, 1, 2, मतलब मैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1000 भी निकाल के बता सकती हूँ आपको, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 10,000 भी निकाल के बता सकती हूँ, एक ही बात है। एक मिनट होल्ड करूँगा, ठीक है, तो ये आ गया आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की हमने ऐसे बात करी है। अब यही चीज अगर हम, अब इसकी एक डेरिवेशन है, मतलब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कहीं से नॉर्मल ये बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है, लेकिन डेरिवेशन करने से पहले हम पहले इसके थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, सो दैट आपके लिए इजी हो जाए चीजें। तो एग्जाम्पल से ही देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। अब ये क्या कह रहा है एग्जाम्पल, मेरा m जो है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, x जो है सॉरी विद पैरामीटर m, मतलब x कोई एक रैंडम वेरिएबल, उन्होंने कोई प्रैक्टिकली कुछ एग्जाम्पल नहीं बोल रहे हैं, बस ये बोल रहे हैं x एक रैंडम वेरिएबल है, वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा है विद पैरामीटर m। अब ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी निकालो, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी। अब मैं सारी चीजें वर्ड्स में लिख रही हूँ, आपको उसे मैथमेटिकली बतानी है उसका क्या मीनिंग है। फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट द वेरिएबल, वेरिएबल मतलब रैंडम वेरिएबल, टेक्स द वैल्यू 0, 1 और 2, 1 और 2। तो क्या निकालने को कह रहे हैं ये हमें, PXR निकालेंगे इसमें, 2 प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 निकालने को कहा है, और मैम बोला ये याद रखना, और 2
और मैम, वन one और के लिए लिए किसी एक का। 1 के लिए भी 2 के लिए भी। ओके, एक मिनट होल्ड। यस मैम। ठीक है, तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल क्या वैल्यू ले, 0, 1 या फिर 2। मतलब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं। लेकिन ये और का क्या मतलब है, क्या चाह रहे हैं हम? मतलब या तो 0 ले ले, या 1 ले ले, या 2 चल ले ले, यही तो चाह रहे हैं। ये तो नहीं कह रहे एक टाइम पे ही तीनों ले ले, एक टाइम पे तो तीनों वैल्यू नहीं ले सकता x। मतलब ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 निकालो। ये बात समझ आई है? और का क्या मतलब होता है मैथमेटिकली देखा जाए तो? अगर मैं इस चीज दोनों में से कोई लिखूं तो कैसे लिखूं? मतलब कि या तो ये होगा दो चीजों के बीच में। मतलब क्या बोले, यूनियन ले इंटरसेक्शन ले, इतना ही बता दो। यूनियन क्या मैम? यूनियन यूनियन ले, इंटरसेक्शन तो हो गया एक ही टाइम पे ये वैल्यू ले। क्या एक ही टाइम पे x तीनों वैल्यूज ले सकता है? नहीं ले सकता। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 यूनियन x इक्वल टू 1 यूनियन x इक्वल टू 2। ये कह रहे हैं कि ये निकालो, विच इज व्हाट प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2। ये निकालने को कह रहे हैं। क्यों माइनस होएगा? क्या होता है प्रोबेबिलिटी a यूनियन b क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B बस यही होता है। माइनस प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन भी होती है। अब इस केस में हमारा जो भी अब यूनियन 3 की बात करते हैं तो क्या होता है, A यूनियन B यूनियन C इज प्रोबेबिलिटी A प्लस B प्लस C माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन C प्लस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। यही होता है, यही फॉर्मूला है या नहीं है? चेक करो, मैंने बताया था लास्ट टाइम। यही है। तो अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, इंटरसेक्शन में तो कुछ नहीं है। प्रोबेबिलिटी या तो x 0 वैल्यू लेगा एक टाइम पे या x 1 वैल्यू लेगा, दोनों वैल्यूज तो वो नहीं लेगा। तो जब वो दोनों वैल्यूज लेगा ही नहीं तो वो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो ये प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, ये 0 हो गई, ये सारी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। तो हमारे पास क्या बचा? प्रोबेबिलिटी A B प्लस C। इन केस ऑफ जब A और B जो इवेंट्स हैं उसमें उसकी जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी हो तब। तो मतलब मैम एक बार और बता दीजिएगा 0 कैसे हो गया? क्या इस केस में? अब देखो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 यूनियन x इक्वल टू 1 यूनियन x इक्वल टू 2। अब एक टाइम पे x कितनी वैल्यूज दे सकता है? एक ही तो ले, या तो x की वैल्यू 0 होगी या x की वैल्यू 1 होगी या x की वैल्यू 2 होगी। हो सकता है कि एक ही टाइम पे x 0 भी वैल्यू ले रहा है और 1 भी वैल्यू ले रहा है। इज इट पॉसिबल? नो मैम। तो मतलब वो वाली जो इंटरसेक्शन है वो आपकी एम्प्टी है। ठीक है, -0 -0 -0 प्लस 0। ओके, तो अब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 की बात करनी है। x इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r इज e टू द पावर माइनस m। m आपका पैरामीटर है जो आपको गिवन है, क्वेश्चन में ही बोल रहे हैं कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर m है। तो e टू द पावर माइनस m टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, जहाँ पे r वैल्यू क्या ले रहा है? 0 1 2 एंड सो ऑन। तो अब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 क्या होगा फिर ये फॉर्मूले से? बताओ। m0 1 माइनस m फिर m टू द पावर 0 बाय 0 फैक्टोरियल। ठीक है, x इक्वल टू 1 क्या होगा? e to the power minus m into m upon 1 factorial अपॉन 1 फैक्टोरियल। ये x इक्वल टू 2 क्या होगा? minus 2 e to the power minus m माइनस m स्क्वायर 2 फैक्टोरियल। अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो मतलब e टू द पावर माइनस m प्लस e टू द पावर माइनस m इंटू m प्लस e टू द पावर m इंटू m स्क्वायर। यही हुआ बाय 2 फैक्टोरियल, मतलब बाय 2। तो मैं e टू द पावर माइनस, आप कॉमन लो नहीं लो, एट द एंड आपका यही आंसर है। तो दिस इज योर आंसर ऑफ टेलिंग कि प्रोबेबिलिटी मतलब x वैल्यू 0 1 या 2 वैल्यू कब लेगा, इन केस हमारा जो x रैंडम वेरिएबल है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है विद पैरामीटर m।
ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, अब एक एग्जांपल करते हैं कि x मेरा रैंडम वेरिएबल है, पॉइजन है, x रैंडम वेरिएबल फॉलोइंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये बोलते हैं, इन्होंने इसका पैरामीटर का कुछ भी नहीं कहा है, ये कहता है कि लेकिन क्या दिया है, x की वैल्यू 2, जब x 2 वैल्यू दे रहा है तो ये प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1। फिर ये बोलता है कि फाइंड करो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x इक्वल टू 3, ये फाइंड करने को कहता है। तो हमें करना क्या है, हमें तो पहले इधर से जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो हम लेते हैं। हमें प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r पता है, क्या होता है, क्या होता है, e की पावर MR अपन आ सकता है, ये चीज 0 1। बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू 3 पे वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट तो कर देंगे, r की वैल्यू तो मतलब हमारे पास है, लेकिन हमारे पास m की वैल्यू नहीं है, तो m की वैल्यू निकालने के लिए हम ये वाले इस चीज का यूज करेंगे। मतलब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 क्या है, क्या होता है भाई, इधर से प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 निकालो, e to the power minus m square upon 2 factorial। m स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 देख लेते हैं पहले, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 इज M upon 1 m अपॉन 1। upon 1। तो हमें क्या पता है, हमें रिलेशन ये गिवन है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 इज 2/3 प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1। मतलब e टू द पावर माइनस m इंटू एम स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, इक्वल टू 2/3 e टू द पावर माइनस m इंटू एम अपॉन 1 फैक्टोरियल इज 1। तो अब आपको m कैलकुलेट करना है, कर सकते हो, करके बताओ m की वैल्यू क्या होगी। फोर बाई थ्री 4/3। अब क्या निकालने को कहा है, अब आप निकाल सकते हो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। यस मैम, M की वैल्यू मिल गई है हमें यहाँ से। निकालो, ये वैल्यू निकालो। yes ma'am हम x इक्वल टू 0 के लिए तो minus 4/3 और 3 के लिए 32/7। ओके, और बच्चों ने निकाला, यस मैम। यस मैम। तो e टू दी मैम इसके लिए तो x 0 के लिए तो e की पावर -4/3 आ रहा है, और दूसरी वाली के लिए 32/81 और e की पावर -4/3। ठीक है, तो e टू दी ये तो ये फॉर्मूला हुआ, तो e की पावर -4/3 और x इक्वल टू 3 क्या होगा, e की पावर -m/3 फैक्टर। बस आपको m की वैल्यू पुट करनी है, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ये क्या है। कोई डाउट इस बात पे? नो मैम। तो ठीक है, इतना समझ आया। अब प्रैक्टिकली ये तो क्वेश्चंस थे, ऐसे ही बस वैल्यू दी थी, x रैंडम वेरिएबल है तो ये चीज़ होगी। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल नंबर 7, अभी मैं थोड़ी सी ज़्यादा एग्जांपल्स करा रही हूँ, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे भी आएंगे और फिर थोड़ी सी डेरिवेशंस भी करेंगे। बट बिफोर डैट अगर हम प्रैक्टिकली सोचें कि अब क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है आपको बोला हो, पहली बात है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, आपको खुद फिगर आउट करना है कभी कभी कि भाई उसमें क्या लगेगा, बाइनोमियल लगेगा या पॉइजन लगेगा, ये आपको खुद कभी कभी फिगर आउट करना पड़ सकता है। कब करोगे, जब n की वैल्यू काफ़ी हाई होती है,
तब हम कोशिश करते हैं कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन काफ़ी मुश्किल, सॉरी बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे, तो हम कोशिश करते हैं कि हम पॉइजन लगाएं। फॉर एग्जांपल एग्जांपल 7 है, वो तो अपने आप बोलता ही है यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ये करो, तो उसमें ये कह रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी, मैम m की वैल्यू 4/3 कैसे आई? m की वैल्यू 4/3 कैसे आई, यहाँ से आई, करो e टू द पावर m e टू द पावर माइनस m, ये तो कट गया, तो क्या बचा m² इज 2/3 m, तो मतलब m² इज 4/3 m, इधर से क्या मिला m² माइनस 4/3 m इज 0। यार एक मिनट फिर होल्ड, तो ये क्या मिला m इंटू m माइनस 4/3 इज 0, यही हुआ, कोई दिक्कत इस बात पे? नो मैम। तो क्या आएगा, m की वैल्यू तो 0 आएगी या फिर m की वैल्यू 4/3 आएगी। अब हम m की वैल्यू 0 लेके नहीं चलेंगे, क्यों? क्योंकि हम m क्या है हमारा, अभी हमने डेरिवेशन तो नहीं करी है, लेकिन m क्या है n इंटू पी, अगर बाइनोमियल से जाऊँ तो m इंटू पी है, तो एज n गोज टू इन्फिनिटी एंड p गोज टू 0, तो p की वैल्यू एग्जैक्टली 0 नहीं है, ये याद रखना। तो n इंटू पी, m की वैल्यू हम हमेशा पॉजिटिव ही लेके चलेंगे, हम 0 लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि एज जितना भी छोटा हो जाए मेरा p और n बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन n इंटू पी कॉन्स्टेंट है, लेकिन वो कॉन्स्टेंट वैल्यू 0 नहीं है। अगर n इंटू पी 0 हो गया तो क्या होगा, या तो n 0 होगा या फिर p 0 होगा। अब n तो भाई बहुत बड़ी वैल्यू है, n गोज टू इन्फिनिटी, n तो 0 हो नहीं सकता, और हम ये भी कह रहे हैं कि p 0 पे जा रहा है, मतलब एज n इंक्रीजेस हमारा p 0 पे जा रहा है, लेकिन p की वैल्यू 0 नहीं ले रहा है, तो हम m को 0 कभी नहीं लेके चलेंगे, हम m को हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेके ही चलेंगे, विच इस केस में 4/3 आया। ओके, तो एक तो ओके। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 7 की बात कर रही हूँ मैं, कि एक प्रोबेबिलिटी है कि दैट अ मैन, मतलब एक जनरल इन्होंने बताया है कि मैन एजेड 50 years will die within a year is 0.01125, तो मतलब मैन जो 50 years का हो जाता है, मतलब he is alive at the age of 50, he will die within a year, मतलब 51 की एज तक में, 50 से 51 की एज तक में वो जाता है जब, तो उसकी डाइंग प्रोबेबिलिटी है 0.01125, ये इन्होंने बताया। तो आपको क्या बोला है कि यूज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने पहले ही बता दिया कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपके लिए बड़ा सिंपल है, आपको फिगर आउट ही नहीं करना कि क्या कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन लगाई जाए, बट ये बोलता है कि यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आप निकालो प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 12 men at least 11 will reach their 51st birthday। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि भाई हमने ये जो चीज आई है, ये तो एक इन जनरल आई है, पूरा जो पॉपुलेशन से निकाली है उन्होंने, कि एक प्रोबेबिलिटी कि कोई भी एक रैंडमली अगर हम एक पर्सन उठा लें 50 years का, एक मैन उठाएं 50 years का, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बाय द एज इज 51 years, इट इज 0.01125। अभी ये कहते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी निकालो कि अगर हम एक सैंपल उठाएं, हमारे पास 12 लोग हैं, 12 लोगों का हमने सैंपल उठाया, उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनमें से एटलीस्ट 11 लोग 51 years तक अलाइव हैं। ओके, तो क्या कर मांग रहे हैं ये, अगर मैं x लूँ, व्हाट इज माय x को मैं क्या ले सकती हूँ, पहली बात है आपको रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना है, तो क्या ले सकते हैं? 12 बोला है, आउट ऑफ 12 में से। नहीं, बट मैं x को क्या डिफाइन करूँ, जैसे मैं जब हेड एंड टेल की बात की थी तो मैंने x को डिफाइन कर दिया नंबर ऑफ हेड्स, ऐसे ही इधर x क्या होगा, नंबर ऑफ मैन मैम, जो 50 years हो गए हैं, तो नंबर ऑफ मेन एजेड नॉट 50 years हो गए, हाँ मतलब जो अभी 50 years के हैं, एंड हु विल डाई
विद इन अ ईयर, मैं ये ले सकती हूँ। आप अपना रैंडम वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते थे कुछ और, बट मैंने क्या लिया है कि नंबर ऑफ मैन जो 50 ईयर्स के हैं करेंटली एंड जो विद इन 1 ईयर दे विल डाई। तो x मैंने ये रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है और ये हमसे मांग क्या रहे हैं, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमसे क्या मांग रहे हैं भाई, 11 लोग जो हैं हम चाहते हैं कि एटलीस्ट 11 लोग अलाइव रहें। तो मतलब हो सकता है एटलीस्ट मतलब या तो 11 लोग अलाइव रहें या फिर 12 के 12 भी अलाइव रहें, ये भी तो मांग रहे हैं। मतलब 11 या 11 से ज्यादा अलाइव रहें, मतलब कितने लोग मैक्सिमम, या तो इस केस में क्या है कि एक पर्सन 1 पर्सन माइट डाई, इधर क्या बोल रहे हैं नो पर्सन विल डाई। जब 12 अलाइव है मतलब कोई भी नहीं, जब तक वो 51 ईयर्स तक हुआ नो वन हैज डाइड, और इधर जब 11 अलाइव है तो मतलब एक पर्सन तो है हु हैज डाइड विद इन दिस 1 ईयर। तो मुझे क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1 निकालना है, या तो 0 या 1 यही निकालना है। ये बात समझ आई कि हमें निकालना क्या है। मैम फिर से बताना, ये 1 और ये 0 कैसे क्यों निकालेंगे? देखो मैंने x क्या लिया है, मैंने x एक रैंडम वेरिएबल ऐसा डिफाइन किया है जो मुझे कह रहा है कि जितने लोग अभी 50 इयर्स के हैं उनमें से कितने हैं जो विद इन 1 ईयर दे विल डाई। ठीक है, 12 मैन हमने लिए हैं, उनमें से हो सकता है एवरीवन माइट डाई विद इन अ ईयर, हो सकता है उनमें से 11 माइट डाई, 10 माइट डाई, 5 माइट डाई विद इन 1 ईयर, कुछ भी हो सकता है। ये तो हमें क्या निकालना है, हमें किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एटलीस्ट 11 लोग अलाइव रहेंगे, मतलब एटलीस्ट 11 लोग अपने 51st बर्थडे तक रहेंगे। इसका मतलब क्या है, हो सकता है उनमें से एक 1 माइट डाई विद इन 1 ईयर, हो सकता मतलब मिनिमम 1 विल डाई, हो सकता है कोई भी नहीं डाई करे क्योंकि हम एटलीस्ट की बात कर रहे हैं। मतलब अगर 11 अलाइव रहते हैं तो 1 इज डेड, मतलब मेरी जो x की वैल्यू है नंबर ऑफ पीपल हु विल डाई दैट इज 1, और जब 12 अलाइव है तो मतलब नंबर ऑफ पीपल हु विल डाई इज 0, मतलब x की वैल्यू 0। कोई डाउट इस बात पे? मैम जो जहाँ पे ये हमने x लिया है, जो हमने अपना रैंडम वेरिएबल, इसकी जगह में कुछ और भी ले सकते हैं, कुछ और क्या डाल सकते हैं? जैसे आप बोल रहे थे अगर ये लिया है तुमने मैन एजेड 50 इयर्स, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ पीपल हु विल बी अलाइव, लेकिन क्वेश्चन फिर अलग तरीके से फ्रेम करना पड़ेगा हमें, तब हमें प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर, मतलब अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ पीपल हु आर अलाइव विद इन दिस 1 ईयर, ये भी आप x ले सकते थे। उस केस में आपको प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 11 निकालना पड़ता। ठीक है, तो x आपका डिपेंड करता है कि आप उसको क्या लेके चल रहे हो, x व्हाट इज योर रैंडम वेरिएबल, हमने x ये लेके चले हैं। ठीक है, ये आप एक बार अपने आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे फिर से पढ़ना और इस तरीके से भी निकालने की कोशिश करना कि आप निकाल पाओगे। एक बार चेक करना क्या मेरे पास ऐसा डेटा है जिससे मैं निकाल पाऊँ या नहीं निकाल पाए। ओके, तो अगर हम ये लेते हैं, अब हमें बोला है क्वेश्चन में सीधा सीधा बोला है कि हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में x इक्वल टू 0 क्या होगा, e to the power minus m, e to the power minus m m to the power 0 upon 0 factorial plus e to the power minus m into m to the power 1 upon 1 factorial, यही होगा। दिस इज व्हाट e to the power minus m plus e to the power minus m into m, यही है। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब हमारे m क्या है, वी डोंट नो, हमने हमारे क्वेश्चन में कहीं नहीं देखा कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद दिस पैरामीटर, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन डाइंग विद इन अ ईयर, हमें ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 0.01125। सही बात है, डाउट इस पे कुछ? मैम इन्होंने ये एक मैन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमें डाइंग, उन्होंने इन जनरल एक ही, हाँ ऑफ कोर्स उन्होंने ये कहा है कि भाई वो इन 12 से बात नहीं करेगी, पूरी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। देखो दो चीजें होती है, एक होती है पॉपुलेशन,
एक होता है सैंपल प्रोबेबिलिटी। आप लोगों के सिलेबस में इस तरीके से स्टैटिस्टिक्स नहीं है कि हम इतना ज़्यादा एक्सप्लेन हमने अब तक नहीं किया आपको, लेकिन पॉपुलेशन का क्या मतलब है कि भाई बहुत सारे लोग, फॉर एग्जांपल आजकल कोविड वैक्सीन की ट्रायल्स चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, क्या वो जब वो ट्रायल करेंगे क्या वो सारी पॉपुलेशन पे ट्रायल कर देंगे, क्या कर सकते हैं? नो मैम। उन्होंने एक सैंपल यूज करेंगे वो, बिल्कुल जैसे फर्स्ट ट्रायल होता है उसमें कुछ नंबर ऑफ लोग होते हैं, सेकंड ट्रायल में कितने, मतलब वो एक सैंपल उठाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पूरी पॉपुलेशन का ही बात करते हैं, पूरी पॉपुलेशन की बात करना तो बड़ा ही मुश्किल काम है भाई, है ना। तो वो एक सैंपल की बात करते हैं। तो एक होता है पूरी पॉपुलेशन से निकालना, जैसे ही मेरा एन बढ़ता लगता है, मतलब जैसे ही मेरा सैंपल बढ़ने लगता है, क्यों बोल रहे हैं कि थर्ड ट्रायल अगर ठीक चला गया तो फिर वो वैक्सीन सक्सेसफुल होगी। उन्होंने पूरी पॉपुलेशन पे तो टेस्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जैसे ही हमारे काफी सारे लोग हो गए, इनफ हो गए, जितने स्टेटिस्टिकली हमें चाहिए, इतने लोग अगर हमारे लिए ये वैक्सीन सक्सेसफुल हो गई अगर, तो फिर हम मान लेंगे कि ठीक है इंटायर पॉपुलेशन में भी ये ऐसा ही काम करेगा। यही लॉजिक से चलते हैं, लेकिन लेते तो वो एक सैंपल है। ऐसे ही उन्होंने ये चीज कोई ना कोई ट्रायल से निकाली होगी कि भाई उन्होंने 1000 लोग ले लिए होंगे, 10,000, अब पूरी वर्ल्ड को तो नहीं ले सकते हैं, राइट। तो वो एक बहुत ह्यूज सैंपल लेके चले होंगे, उन्होंने उस सैंपल से निकाला होगा, उन सैंपल में देखा होगा कि भाई जो लोग 50 ईयर्स के लोग हैं, उन्होंने सपोज 1000 लोग निकाले 50 ईयर्स वाले, और उन्होंने चेक किया कि 50 से 51 में कितने लोग अलाइव थे और कितने लोग नहीं थे, दे वर डेड। तो मतलब उधर से उन्होंने एक प्रोबेबिलिटी निकाली। लेकिन अब वो हमें क्या कर रहे हैं, उन्होंने हमें कोई 1000 लोगों की बातें नहीं की। अब वो बोलते हैं आप रैंडमली कोई भी 12 लोग उठा लो 50 ईयर्स वाले, और अब आप इसी प्रोबेबिलिटी के थ्रू बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इनमें से 11 लोग अलाइव रहेंगे, एटलीस्ट 11 लोग अलाइव रहेंगे। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन होता है, जो हमें दिया है वो एक सैंपल दिया है। ओके, तो इन 12 लोगों में से ये कहा है कि ये चीज होगी। अब मेरे पास कोई m नहीं है, बट मुझे क्या पता है, मैंने आपको बताया, हमने डिराइव तो नहीं की ये चीज, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि n इंटू टी इक्वल टू m होता है। ऑल्दो उसमें n इंफिनिटी पे जाता है, हमारा n इंफिनिटी पे नहीं जा रहा है, ये याद रखना। हमारा n मतलब टोटल नंबर ऑफ लोग कितने हैं, 12 है। बट ये बोल रहे हैं कि इस केस में देखो इंफिनिटी पे जाने का क्या मतलब है, प्रैक्टिकली हम कभी नंबर ऑफ पीपल इंफिनिटी तो नहीं ले सकते, ऑलरेडी पॉपुलेशन तो चाहे कितनी भी ज्यादा हो, है तो फाइनाइट ही, तो हम इंफिनिटी पे नहीं जाते। बस इनके लिए कहने का मतलब ये है कि बस ये नंबर थोड़ा सा गुड इनफ बड़ा हो, इनकी इस स्टडी के लिए मे बी n इक्वल टू 12 इतना बड़ा होगा कि हाँ हम बोल सकते हैं कि इस पे पॉइजन लगा दें। कुछ स्टडीज में मे बी n इक्वल टू 12 बहुत छोटा हो पॉइजन लगाने के लिए, लेकिन इसमें ये बोलते हैं कि आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगा दो, मतलब मेरा n इक्वल टू 12 इनफ है बड़ा, और मेरा प्रोबेबिलिटी क्या है 0.01125, ये मेरी वैल्यू m आ गई। ठीक है, कैसे आई, n इंटू पी कैलकुलेट करके ही आई है। कोई डाउट इस बात पे? ठीक है, तो n इंटू पी क्या आया, कैलकुलेट करो क्या आएगा। तो m आ गया हमारा 0.135। ठीक है, तो m इज इक्वल टू 0.135, बस अब कैलकुलेट कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1 इज e टू द पावर माइनस m प्लस e टू द पावर माइनस m इंटू m टू द पावर 1/1, यही है। तो e टू द पावर माइनस 0.135 प्लस e टू द पावर माइनस 135 इंटू m 0.135 अपॉन 1, तो ये जो भी वैल्यू आई दैट इज योर आंसर। ओके, अगर एग्जाम में e की वैल्यू जैसे e टू द पावर माइनस 0.135, आपके पास तो सिंपल कैलकुलेटर है, आप नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब सिंपल कैलकुलेटर में e नहीं दिया होता है। एक तरीका क्या होता है, e को अप्रोक्सीमेट कर लो, 2 पॉइंट क्या होती है वैल्यू 2.718, ठीक है, इतने के अप्रोक्सीमेट हम बोलते हैं। तो लेकिन फिर भी उस दिन कंचन आई थी, उन्होंने बोला था कि हाँ हम ये भी कैसे कैलकुलेट करें, आपने कोई और क्योंकि हमारे पास टू द पावर माइनस पॉइंट, अगर आपके पास e टू द पावर 1/2 होता है या e स्क्वायर होता तब तो आप कर लेते हैं, लेकिन कैलकुलेटर से आप ये वैल्यू भी कैलकुलेट
नहीं कर पाओगे, क्योंकि टू द पावर माइनस 0.135 कैसे करें। तो इसके लिए आपको लॉग का यूज करना पड़ेगा। लॉग का कैसे, y को ले लो e टू द पावर माइनस 0.135, ठीक है। तो लॉग विद बेस e, अब मैंने आपको सब क्लास की स्टार्टिंग में कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट करी थी कि हमें लॉग एंटी लॉग देखना नहीं आता है तो हमें सिखा दो, तो मैंने सिखाया था। अब अगर आप लोग भूल गए हो तो रिवाइज इट, डाउट्स हैं मुझसे पूछ लो कि भाई लॉग कैसे निकालते हैं, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। इंटरनेट पे ही बहुत चीजें मिल जाएंगी लॉग एंटी लॉग निकालने की। लॉग एंटी लॉग टेबल भी नेट पे है, आपको एग्जाम में भी प्रोवाइड किया जाता है। अदरवाइज भी अगर डाउट्स हैं मुझसे पूछ सकते हो, अगर कभी आपका नहीं आ रहा हो तो एनीवेज इसमें तो कुछ भी नहीं है। y की वैल्यू क्या है, e टू द पावर माइनस 0.135, तो ln e टू द पावर माइनस 0.135 ये हुआ। क्या होगा ये वैल्यू, बेस क्या है, e है, ये याद रखना। तो क्या होगा, क्या आएगा आंसर यहां से, 0.135 ही आ जाएगा मैम। माइनस को खा जाओगे, माइनस 0.135 ln बेस e e, ये क्या होती है, वैल्यू 1 होती है। आता है या भूल गए, यस मैम आता है। तो ये आ गया माइनस 0.135। लेकिन आपको ये नहीं चाहिए, आपको ये मतलब log y आया, आपको तो y चाहिए। तो y क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ माइनस 0.135 विद बेस e। ये देखना, अगर आपकी लॉग टेबल में लॉग बेस 10 से बात करते हैं तो आपको सब कुछ लॉग बेस 10 से शुरू करना है। ओके, कोई डाउट? नो मैम। मैम जैसे पिछले क्वेश्चन में ई की वैल्यू बिना निकाले ऐसे ही छोड़ दिया था, ऐसे ही छोड़ सकते हैं। छोड़ोगे तो भाई फिर तो ऑनेस्टली आई डोंट फील कि आपको कैलकुलेट इतना करने की ज़रूरत है। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर पे भी डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है आंसर। अगर आपको लगता है कि हाँ टाइम नहीं है, ऐसे है, तो आप छोड़ दो इस पे। मतलब ऑनेस्टली मैं हूँ तो मैं मार्क्स नहीं काटूँ इस पे, बिकॉज आई नो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, तो इट इज़ ओके। आपको, मेरे को तो लॉजिक चेक करना है, मेरे को आपकी कोई कैलकुलेशंस नहीं चेक करनी। आइडिया तो यही होता है, बट आई डोंट नो, जो चेक करते हैं उन पे डिपेंड भी करता है कि वो कैसा क्या चाहते हैं। मेरे लिए तो इनफ है इधर तक का आंसर, इट्स ओके। आप यहाँ तक निकालोगे इनफ है, बट पता नहीं एग्जाम के लिए, ठीक है। तो फिर इतना समझ आया। अब ऐसे तो बहुत क्वेश्चंस हैं जो हम कल डिस्कस करेंगे पॉइजन के। आइडिया क्या है, पहले हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन डिराइव करेंगे। नॉर्मल से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिराइव, मैंने तो सिर्फ बोल दिया है, एज एन गोज टू इन्फिनिटी p गोज टू 0 सच दैट n इंटू पी इज कॉन्स्टेंट। बाइनोमियल से निकालना है पॉइजन तो ये है, बट कहीं ना कहीं डेरिवेशन होगी, ऐसे ही थोड़ी ना हमने सोच लिया कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करने लग गया। तो हम ये डिराइव करेंगे। दूसरी चीज, हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और वेरिएंस ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की भी बात करेंगे, जब मेरा x क्या है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। तो ये भी हम डिराइव करेंगे और हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। और ओके, कोई डाउट? मैम ये पूछ रहे थे, जैसे ये पॉइजन रेशियो क्वेश्चन दिया है 12 मेन वाला, तो क्या इसको हम बाइनोमियल से नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो। उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया कि आपको पॉइजन से निकालना है, उसको आप बाइनोमियल से निकाल सकते हो। सपोज नहीं दिया होता और आप बाइनोमियल से ही निकालना चाहते होते तो निकाल देते। n की वैल्यू 12 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, पॉइंट सक्सेस हमारी है क्या, मैन डाइंग। अनफॉर्चुनेटली इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का मीनिंग क्या है कि अ मैन इज डाइंग, ये है। तो p की वैल्यू क्या है, 0.01125 और आपको प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1 निकालना है, मतलब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी। अब उन्होंने अगर नहीं बोला तो पॉइजन से निकालो, तो आप बाइनोमियल से भी निकाल सकते थे। 12c0 p टू द पावर 0 1 माइनस p टू द पावर 12 प्लस 12c1 0.01125 टू द पावर 1 इंटू 1 माइनस p। क्यों नहीं बोलते हैं निकालने के लिए, बस सिंपल सी बात है, 1 माइनस p टू द पावर 12 निकालना तो डिफिकल्ट है। 12 बार आप सिंपल कैलकुलेटर, भाई अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। 1 माइनस p टू द, उसमें आता है टू द पावर 12 करना, कर सकते हो। लेकिन टू द पावर 12 टू द पावर 11 करना आपके लिए मुश्किल है यूजिंग कैलकुलेटर। एनीवेज क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है। अगर बाइनोमियल नहीं बोला, सॉरी कुछ नहीं बोला था तो आप बाइनोमियल भी निकाल सकते थे और ऐसे कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे n कोई बहुत बड़ा नहीं है। सपोज आपको n 50 दिया होता
तब बहुत बड़ा हो जाता। तब प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1 निकालने के लिए आपको 50c0 0.01125 टू द पावर 50 सॉरी टू द पावर 0 1 माइनस p टू द पावर 50, मतलब आपको पावर 50 निकालना वो तो प्रैक्टिकली मुश्किल है। इसीलिए जब n बड़ा होता जाता है तब हम ये क्या पॉइजन यूज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली हम देखेंगे वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली सेम आने लगती है। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, तो मैं क्लास एंड कर रही हूँ अभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 बता दो। क्वेश्चन नंबर 8 आप मेरे को एक बार सेंड कर दो, मैं ग्रुप पे डाल दूंगी, या फिर हम मतलब ग्रुप पे पहले डाल दूंगी, अगर नहीं समझ आता है तो हम क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे। मैम मुझे 2-3 क्वेश्चन पूछे थे और एक 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16। आप मेरे को सारे मार्क करके या कुछ भी ग्रुप पे या फिर मेरे को पर्सनली डाल दो, मैं कर दूंगी आपके लिए सॉल्व। ओके, फिर ओके मैम। चाहे आपको उससे डाउट हो। ओके मैम। ओके, मैं क्लास एंड कर रही हूँ।